यस हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैग्नेटोस्टैटिक्स की जो प्रॉब्लम्स अपन सोल्व कर रहे थे, कुछ अपन ने दो स्पेशली एक मोस्टली जो जनरल यूजेज होती है जिसे अपन एक्सटर्नली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, इंटरनली मैटर की बात नहीं करते। तो इन फ्री स्पेस जो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में अपने 2 पॉइंट सोल्व आउट किए थे कि मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने पास जो वेक्टर पोटेंशियल ए की जो वैल्यू है इन जनरल फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और एम क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, एम क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब के फॉर्मूले में अपने पास वेक्टर पोटेंशियल और बी की वैल्यू को अपन डिफाइंड किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3 एम डॉट आर एंड आर अपॉन आर की पावर 5 माइनस एम अपॉन आर क्यूब। ये अपने एक स्टैंड जनरल फॉर्म डिराइव किया था। इट देयर आर डैश इज नॉट आर, यहाँ पर आर और आर डैश का जनरल फॉर्म से अपना मीनिंग ये है कि जैसे अपने आर वेक्टर R5 में लिया तो अपने पास यहाँ आर डैश जो पॉइंट है, मतलब वेयर दिस आर इज नॉट जीरो पर वैलिड नहीं है। आर डैश क्या होता है अपना? आर डैश वो रीजन होता है जिस रीजन में सोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है और जिसके कारण अपना फील्ड इंड्यूस हो रहा है, और अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर होता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन जनरल में आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। बट दीज एक्सपेंसेस आर नॉट वैलिड एट आर डैश बराबर आर या आर इक्वल टू 0 पर वैलिड नहीं है। इनके लिए अपन मैटर में मीडियम में जो सोर्स फील्ड रीजन है वो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके इंटरनली जो कंपोनेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स है आर आल्सो बिहेव डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल बिहेविंग होता है। जैसे एक एटम है, एक मैटर का पार्ट है एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बिहेव एज ए करंट लूप और ड्यू टू दिस करंट लूप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द मैटर। तो मतलब कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर इज बाय इंडिविजुअली एटम्स, मतलब इंडिविजुअली एटम्स का कंट्रीब्यूट होता है अपने पास एक मैटर के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। लेकिन जनरली कोई भी सब्सटेंस आर नॉट बिहेव ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इज नॉट इंड्यूस इन जनरली कंडीशन सम टाइप मैटर्स बिकॉज बट ऑल्सो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंट कंसिस्ट इन द मैटर ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। सभी मैटर्स में इस टाइप का कंसिस्ट मैटर्स एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन अपन ये बात करें, इमेज करें कि ऐसा मैटर जिसके कंसिस्ट एटम्स आर हैव ए कंप्लीट ऑर्बिट इन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्ट इन द एटम, देन दे आर नॉट पोसेस द मैग्नेटाइजेशन बट ऑफ दिस सर्कुलर सच टाइप मैटर्स आर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड जब जायरोमैग्नेटिक रोटेशन, मतलब जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनों की ऑपोजिटली जो मोशंस में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, और वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो एप्लाइड फील्ड के जस्ट ऑपोज होता है। इसको इस टाइप के नेचर को अपन डायामैग्नेटाइज्ड कहते हैं। ठीक है, कि अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर अपने फ्री स्पेस बेसिस के ऊपर अपन ने ये डेरिवेशंस कर लिया। अभी अपने मैग्नेटिज्म इन मैटर का डिस्कस नहीं किया। तो मैं स्टार्ट में पहले आपको जो 3 टाइप के मैटर होते हैं, मैग्नेटिक मैटर होते हैं,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डाया मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, दूसरी है पैरा मैग्नेटिज्म, थर्ड प्रॉपर्टी है फेरो मैग्नेटिज्म। 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बेसिस पर मेटल्स को 3 टाइप के मैग्नेटिक मेटल्स में डिवाइड किया। डायमैग्नेटिक मेटल्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से अपन जानते हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें होती है? इस टाइप के सब्सटेंस के कंसिस्ट एटम्स आर हैव कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स, नो एनी हैव अनफेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनमें अनफेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता उनका ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट कंप्लीट होता है। तो वो जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक नाम क्यों दिया उनको? वो तो विदाउट मतलब अपने पास मैग्नेटिज्म में अनमैग्नेटिक डिफाइन कर देना चाहिए, लेकिन वो अनमैग्नेट डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इंड्यूस करते हैं। डायमैग्नेटिज्म का मीनिंग ये है कि वो ऑपोजिटली स्मॉल मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब मैग्नेटिक बिहेविंग का मतलब होता है कि सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो उससे इंटरेक्शन करें, मतलब उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करें, लेकिन तीनों का जो बिहेविंग है डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी डिवाइड की है। तो डायमैग्नेटिज्म तो कौन सा होता है? जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर फील्ड के जस्ट ऑपोजिटली स्मॉलली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और वो कारण होता है जायरोमैग्नेटिक रोटेशन ऑफ द फेरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ऑपोजिटली इन द सेम ऑर्बिट पाथ, then are cancel each other effect of magnetism effect. But in the presence of magnetic field, the oppositely revolving electrons are changed in its angular velocity in oppositely in change in magnetic angular velocity, but change in angular velocity is possess a resultant magnetic field due to the oppositely motion, कि एक की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज और एक की वेलोसिटी डिक्रीज, तो मतलब दोनों के बीच में एंगुलर वेलोसिटी में गैप हो जाता है। तो वो ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग या चेंजिंग इन द एंगुलर वेलोसिटी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पोसेस बट इज ऑपोज टू द अप्लाइड फील्ड, so this property is known as diamagnetism। ठीक है। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिविटी नेगेटिव होती है, इज नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिज्म क्या आते हैं? जिसमें सिंगल अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, सिंगल अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, but in the absence of field also not we have magnetism property, but in presence of applied field due to the जो unpairing electrons है are behaving magnetic dipoles, a unpairing electron is behaving as a magnet dipoles are aligned in line up along to applied field, then induce a magnet या magnetized the matter along to the applied field। मतलब वो जो मैटर है वो अप्लाइड फील्ड के अलोंग क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, तो जिसके कारण एक स्मॉल कह सकते हैं इसको कि मैग्नेटिक ससेप्टिविटी इज द स्मॉल बट पॉजिटिव, हाईली अट्रैक्ट नहीं होते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस देन आल्सो गो इन इनिशियल स्टेट। ये स्मॉल है, नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अपन डिफाइन। फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब है हाईली अट्रैक्शन विथ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इज पॉजिटिव एंड
large, more large. When after magnetized, these type substance from removing the external field are not go to initial state and not completely demagnetized. मतलब इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली हाईली स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद में वो रिटर्न नहीं होते अपनी इनिशियल कंडीशन में, उसमें रिटेंटिटी कह सकते हैं इसको, अवशेष मतलब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इंड्यूस परमानेंटली इंड्यूस हो जाती है। इनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ऑपोजिटली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करना पड़ता है। तो इस टाइप की फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वाले वो मेटल उसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन उसका कॉम्बिनेशन ट्रांजिट एलिमेंट्स है, इसमें लार्ज नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका एक कंस्ट्रक्टिव डोमेन रीजन, एक कंस्ट्रक्टिव रीजन बन जाता है, जिसको अपन इस टाइप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक जो अपन कपूर फेयर रिलेशन से भी नोट करते हैं कि अपने पास जो अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियर टू अबाउट को भी अपने पैरेलल स्पिनिंग मोशन के लिए क्या करता है, इंड्यूसन करता है, प्रेरित करता है। तो इसके बेसिस से अपने पास एक लोकल एक कंस्ट्रक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का रीजन बन जाता है, इसको अपन डोमेन बोलते हैं, ये डोमेन थ्योरी है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ external field, these domains are also be aligned randomly in the space in the matter medium. So the resultant magnetic moment also be 0. इस टाइप से इनका अलाइनमेंट मीडियम होता है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन इज 0 होता है इन एट B is equal to 0. But externally field is applied, then domains are also will line up along to applied field, then highly magnetized, but not removed return in removing the external field. External field को remove करने पर वो return नहीं होते, ठीक है। तो ये permanently magnetic highly magnetic susceptible medium से बात करते हैं, मतलब इनमें magnetic moment is not 0। यहाँ अब कंसिडर करता है कि यहाँ एक consist ferromagnetic medium का मतलब है उसमें internally magnetic moment m है वो एग्जिस्ट होता है। ऑल्सो वी कंसिडर द फ्री करंट डेंसिटी 0। देखो इन तीनों का मीडियम का बेसिस अपने पास ये है कि डायमैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियरली आइसोट्रोप मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बी। इन पैरामैग्नेटिक ऑल्सो बी द प्रोपोर्शनल टू एच लीनियरली होती है, बट इन द फेरोमैग्नेटिज्म V is the function of H, especially function of the not linearly. Due to this they denote the hysteresis loss कि अपने पास ये H में और B में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, H और B में, तो अपने पास एक इस टाइप का ग्राफ आता है जिसको hysteresis लूप कहते हैं, और ये जिसका एरिया जिस मैटर के लिए ज़्यादा होता है हाइड्रेसिस एनर्जी लॉस डिनोट करता है। मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में हीटिंग फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, इसलिए अपन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में या एनर्जी को मिनिमाइज या जैसे अपन कोई मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मैटर सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो अपन उस हार्ड आयरन होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है, तो हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन का यूज कहाँ करना है, इस हिस्टैरिसीस लूप के एरिया के बेसिस पे, जिनका एरिया मिनिमाइज है तो वहाँ लॉस कम होगा और जहाँ मैक्सिमाइज इसका एरिया है वहाँ लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे अपन मान लो अपन टायर की ट्यूब है उसको अपन एक फ्रेम के ऊपर, उसको रिंग बोलते हैं, फ्रेम के ऊपर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम का जो मैटर है वो किस टाइप का होना चाहिए, तो फ्रेम का जो एक्सियल रिंग है वो रोटेट होगी और अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैग्नेटाइज्ड होगी, निश्चित है, तो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होगा। तो वो हीटिंग प्रोड्यूस है वो अपन किसी मैटर का मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रोल करने या मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी का यूज अपन यदि हाईली हीटिंग लॉस में करना चाहते हैं तो अपन हार्ड कोरन यूज करेंगे, यदि सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे हाइड्रेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है।
तो ये अपने पास 3 टाइप के मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वाले मेटल्स थे जिनको अपन एक नेचुरल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो अपन चल रहे हैं आज मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। तो मैं यहां पर टॉपिक डालता हूं आपको मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखो, एक माइक्रोस्कोपिकली स्टडी होती है, एक मैक्रोस्कोपिकली स्टडी होती है। माइक्रोस्कोपिकली मतलब ईच कंसिस्ट एटम लोकल रीजन्स आर कंसिडर्ड फॉर द स्टडी, और मैक्रोस्कोपिक में एक आउटरली रिजल्टेंट पैरामीटर्स इज गेन बाय सिस्टम। तो अपन मैक्रोस्कोपिकली की बात करें तो मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशंस निकालना चाहते हैं। देखो, अपने पास मैग्नेटोस्टैटिक 2 इक्वेशन होते हैं, डेल डॉट बी इजकल टू 0 और डेल क्रॉस बी इजकल टू म्यू जे, अपन एस लिख दें यहाँ तो जी। मतलब सेकेंड इक्वेशन इज डिनोट ऑन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर देयर are no current distribution exists where del cross S is 0, but there current exists there are not 0. So this equation is not conformly and all year conditions are not applicable. ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन डेल डॉट पी द माइक्रोस्कोप के लिए मैक्रोस्कोप के लिए किसी भी टाइप के रीजन के लिए स्ट्रिक्टली क्या है, एप्लीकेबल है। मतलब इज एप्लीकेबल ऑल ईयर, एप्लीकेबल ऑल वेयर रीजन। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लिए भी अपन कह सकते हैं डेल क्रॉस बी माइक्रोस्कोप ऑल्सो 0। और ये इक्वेशन क्या डिनोट करता है कि मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। चाहे अपन उस मैटर के कितने ही डिवाइड कर दो, किसी एक मैग्नेट के कितने ही डिवाइड कर दो, इन विच बोथ आर पोल्स आर एग्जिस्ट। मतलब मैग्नेटिक लाइंस आर इन कार्वर्ड फॉर्म, क्लॉज लूप के रूप में होगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप एक कंसिस्ट एक एटम की बात करते हैं तो वहां पर भी डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा, माइक्रोस्कोपिक फील्ड के लिए भी और मैक्रोस्कोपिक फील्ड के लिए भी ये वैलिड होगा। तो अपन मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए क्या किया था, उस मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में 2 टाइप की चार्ज डेंसिटी एज्यूम की थी। कौन कौन सी? एक फ्री चार्ज डेंसिटी और एक बॉन्ड चार्ज डेंसिटी, जो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं उसमें। तो उसके कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर इज सम ऑफ 2 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता है। तो यहाँ अपन मैग्नेटिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि यहाँ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड बाय द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन द मीडियम 2 टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट, फ्री करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी किसी कारण इंड्यूस होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। अब वो कितनी होगी उसका अपन एक्सपेंशन डिराइव कराएंगे। वैसे अपन सिंपली किसी मीडियम के अंदर यदि वो मैग्नेटाइज्ड है m इंटेंसिटी से, ठीक है, यदि यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड है वो किसी डायरेक्शन में, तो इंड्यूस जो करंट मैग्नेटाइजेशन करंट है J, वो होती है डेल क्रॉस m। अपन EMT में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक में अपन इसको प्रूव भी करते हैं, छोटे छोटे अपन ब्लॉक्स डिवाइड करके J का अपन जो M है मैग्नेटाइजेशन का x, y, z के रेस्पेक्ट में अपन इसका ब्लॉक डायग्राम के बेसिस प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ m मीन्स m इज नॉट मैग्नेटिक मोमेंट, बस मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
तो अपन पहले मैं डिफाइन कर दूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, और इसको हम दूसरा कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी। मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, ठीक है, इज डिनोट बाय द कैपिटल एम। कई बार आई से भी नोट कर देते हैं इंटेंसिटी को, ठीक है, यहां मैं किससे नोट कर रहा हूं, कैपिटल एम। स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एम इज डिफाइंड स्मॉल एम आई अपॉन वी। तो स्मॉल एम आई क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ith एटम या एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो समीशन का मतलब टोटल मैग्नेटिक ऑफ इंड्यूस्ड बाय द टोटल एलिमेंट्स, तो सभी जो छोटे छोटे अपने एटम्स या अपन इसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर लें या अपन एलिमेंट की बात कर लें, जहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करते हैं उन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट सम कर लें, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ V है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो मतलब हो गया टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नॉन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल है। तो यदि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एम अपन को गिवन है किसी मीडियम में, तो उसके कारण इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अपन पहले मैं केवल जनरली मैग्नेटाइजेशन के कारण इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो अपन ने इससे प्रीवियस टॉपिक में एक लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जहां इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम लिया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं, स्मॉल एम। उसके कारण इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल को अपन जनरल नोटेशन में से कोऑर्डिनेट एक्स में कैसे लिखते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम, ठीक है, क्रॉस जो इसका फंक्शन होगा एक्स डैश फंक्शन अपन एक्स का ला लूँ, यहाँ मैं जनरल फॉर्म में ए एक्स के अंदर अपने इंटीग्रेशन टर्म में रखें तब है, मैं इंटीग्रेशन में नहीं रखूँ, तो यहाँ एम क्रॉस एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये आर है, ये आर क्यूब है, तो उसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन टर्म ऐसे लिख दूं कि 4 पाई इंटीग्रेशन लें, स्मॉल एम को मैं कैपिटल एम में चेंज कर दूं, तो स्मॉल एम इजकल टू क्या लिख सकते हैं अपन, मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इज टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन वॉल्यूम। तो अपन इसको इंटीग्रेशन में कोऑर्डिनेट एक्स डैश ले लिया तो इसको d3 एक्स डैश में लिख सकते हैं, मतलब पूरे वॉल्यूम पर इंटेंस कैपिटल एम का यदि इंटीग्रेशन कर दे तो स्मॉल एम आता है, तो मतलब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन की एक्स डैश पर है, प्राइम कोऑर्डिनेट पर एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यूब, और इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन एक्स डैश, प्राइम कोऑर्डिनेट है वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। तो किसी मीडियम में यदि मैग्नेटाइजेशन हो, मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी एग्जिस्ट हो, तो उसके कारण
इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल की टर्म अपने पास इस टाइप से, फ्री करंट डेंसिटी हो तो उसके कारण इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल की टर्म को अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये तो मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी है, इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन distribution, but for due to free current density distribution, वेक्टर पोटेंशियल जनरली अपन डिफाइन करते हैं जब फ्री स्पेस इक्वेशन में मैग्नेटिक वेक्टर पोजीशन इक्वेशन से, पोजीशन इक्वेशन से सॉल्यूशन आता है तो आता है जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश और डी थ्री एक्स डैश, ये पहले अपन यूज करते हैं। तो मतलब अपने पास ड्यू टू फ्री करंट डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नेटाइजेशन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एक्सपेंशन एग्जिस्ट हैं, मतलब डिफाइंड हैं। तो अपन माइक्रोस्कोपली किसी मीडियम के अंदर बोथ आर डिस्ट्रीब्यूशन आर एग्जिस्ट कंसिडरेबल मीडियम में इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइंड करें और उसको अपन एक जनरल इक्वेशन में डिफाइंड, जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज डेंसिटी के कारण वेक्टर पोटेंशियल के कारण एक रिजल्टेंट मैक्रोस्कोपिक रीजन के अंदर अपन क्या डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर और मैग्नेटिक पोटेंशियल की टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि लेट कंसीडर करते हैं कि एट एक्स डैश स्मॉल एलिमेंट डी वी डैश नोट कर लेते हैं, डेल्टा वी कर, अभी इस कैपिटल लेटर पे अपन मानते हैं डेल्टा वी डैश को मीडियम है। ठीक है, इन दिस two type current density, magnetization intensity is mx dash and free current density is jx dash in this volume element, जो small element। अपन को यहाँ कोई अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है लाइज आउटसाइड टू द मीडियम, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस है x माइनस एक्स डैश पर, यहाँ पर इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा कि कंसिडर इन ए लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए फाइन एक स्मॉल एलिमेंट इन दिस मीडियम कंसिस्ट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी is m, capital M, and free current density is J. Then the resultant magnetic vector potential due to this element consisting current distribution, इस एलिमेंट के कंसिस्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेल्टा ए इज, कैसे डिफाइन करें कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू द फ्री करंट, तो फ्री करंट में क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे एक्स डैश डेल्टा वी डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश प्लस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम और एक्स डैश है
एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यूब डेल्टा वी डैश। सेम जो अपन ने पहले दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन से इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन के बेसिस पर है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन होल फॉर द होल रीजन, तो ए इज इक्वल टू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फर्स्ट में इंटीग्रेशन प्राइम कोऑर्डिनेट वाले फंक्शन पर ले रहे हैं, एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है। डीवी डैश लिख सकते हैं वॉल्यूम एलिमेंट को, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में d3 एक्स डैश लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्लस म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल एम एक्स डैश फंक्शन ऑफ द एक्स डैश है, ये कैपिटल एक्स डैश मल्टीप्लाई नहीं है, कैपिटल एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स डैश, एक्स माइनस एक्स डैश, ये वेक्टर में है, ध्यान रखें, इस मोड लगाते हैं उसके अदर फंक्शन में आ जाता है, एक्स माइनस एक्स डैश का मोड क्यूब, ये इस वेक्टर का मोड ले लिया, इसके अंदर मैग्नीट्यूड वैल्यू, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को वही कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें, एक्स डी क्यूब एक्स डैश। ठीक है, देखिए अपन सेकंड इंटीग्रेशन टर्म को तो मॉडिफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, जो इस टाइप के नेचर में हो। यहाँ देखो नीचे एक्स एक्स क्यूब का मोड है, यहाँ क्यूब, साइड में ध्यान देना। सेकंड इंटीग्रेशन में एक टर्म है अपने पास एक्स माइनस एक्स डैश वेक्टर और नीचे एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यू। ये नीचे वाला स्केलर है, ये दोनों वेक्टर है। स्केलर को चाहे इसमें डिवाइड दे सकते हैं, चाहे इसमें डिवाइड दे सकते हैं, किसी एक में लिख सकते हैं, चाहे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। अपने पास एक वेक्टर में ग्रेडियंट डेफिनेशंस हैं कि डेल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, पहले अपन आर में लिखें, कि डेल 1 अपॉन आर इजकल टू होता है माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो दूसरा डेल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश इजकल टू माइनस एक्स माइनस एक्स डैश, वेक्टर में आएगा एक्स माइनस एक्स डैश की पावर, डेल इज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स का मतलब केवल एक कोऑर्डिनेट नहीं है, जो भी अपना आर थीटा फाई या तीनों कोड एक्स वाई जेड में अपन नोट हैं। तो यदि इसको अपन प्राइम डेल के ऊपर ले लें 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, तो जो एक्स डैश नेगेटिव में है यही फर्क पड़ेगा, जो आर का डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रेशन नहीं, तो केवल अपन एक्स डैश अपॉन एक्स डैश की पावर ये डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो इसकी जगह अपन नोट कर सकते हैं, तो अपन लिखते हैं एम एक्स डैश क्रॉस डेल डैश 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है।
तो देखो अपने पास इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन में है, अपन एक फिर वेक्टर आइडेंटिटी इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, यहाँ जो अपने पास है, मैं यहाँ पर एक वेक्टर आइडेंटिटी और यूज करें कि को डेल क्रॉस ए वेक्टर में और स्केलर फाइव में हो, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म को स्केलर में कैसे लिखा जाता है। तो देखो ए इजगल टू यहाँ पर अपन पास डेल क्रॉस ए फाइव, ए वेक्टर है, फाइव स्केलर है, तो एक बार फाइव को बाहर लेके डेल क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर ए को एडजस्ट रखे क्रॉस डेल ग्रेडेड फाइव, इस स्केलर का कर्ल नहीं ले सकते, ग्रेडेड लेके उसको एक ही साथ कर लिखते हैं। तो इस वेक्टर आइडेंटिटी से अपन देखो यहाँ डेल क्रॉस, मैं वेक्टर में तो ले लूँ यहाँ पर कैपिटल एन, और स्केलर में 1/x डैश ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x डैश, ठीक है, डेल क्रॉस एम एक्स डैश हो जाएगा, प्लस ए का मतलब कैपिटल एम एक्स डैश डेल 1/x डैश, using the vector identity. आइडेंटिटी को यूज करते हैं अपन इंस्टेंटेशन को, मतलब अपने पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह अपन इसको दो टर्म में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पर पहले ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसकी जगह मैं यहाँ पर दो इंटीग्रेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो दोबारा लिखते हैं a इजकल टू, फर्स्ट टर्म एजिटिव लिख रहा हूँ, μ0 4 इंटीग्रेशन x डैश x माइनस x डैश d क्यूब x डैश, ठीक है। सेकंड में ये आ जाएगा प्लस में μ0/4 इंटीग्रेशन, एक तो ये इंटीग्रेशन रहेगा डेल क्रॉस, तो यहाँ पर अपने पास एक प्राइम कोऑर्डिनेट फॉर्म और ले लेता है। प्राइम कोऑर्डिनेट फॉर्म कैसे, जैसे मैं मान लो कि अपने पास यहाँ डेल की जगह डेल डैश, यहाँ डैश, यहाँ प्राइम कोऑर्डिनेट डैश, तो यहाँ पर भी अपन प्राइम कोऑर्डिनेट का डैश लेंगे, ठीक है। तो प्राइम कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन रहेगा डेल m क्रॉस x डैश x माइनस x डैश, वॉल्यूम इंटीग्रेशन d3x डैश। दूसरा नेगेटिव में क्या आ जाएगा, ये टर्म दूसरी साइड में जाएगी, नेगेटिव होगी, इंटीग्रेशन μ0 4
ठीक है, डेल डैश क्रॉस एम एक्स डैश अपॉन दोनों के नीचे x माइनस एक्स डैश, ठीक है, d3 एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए अपन 3 इंटीग्रेशन टर्म हो गई अपने पास। अब सेकंड इंटीग्रेशन में जो अपने पास एक करल, किसी वेक्टर का करल का इंटीग्रेशन है और इसको अपन मैग्नेटाइजेशन की किसी प्रॉपर्टी के लिए कि मैग्नेटाइजेशन इज एग्जिस्ट इनसाइड द रीजन, लोकलाइज रीजन है, तो इसको अपन सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर डेल क्रॉस एम, बिकॉज लाइन इंटीग्रेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो फ्रेम के ऊपर की मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है डेल डैश एम क्रॉस अपॉन एम एक्स, जैसे अपन किसी वेक्टर का कोई एक वेक्टर है और उसका इंटीग्रेशन है वॉल्यूम पर, लेकिन जब इसको अपन इसकी सरफेस इंटीग्रेशन टर्म को कन्वर्ट करके, सरफेस इंटीग्रेशन पर कन्वर्ट करके कि अपन किसी वेक्टर का क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं डाइवर्जेंस लेके, तो करल का डाइवर्जेंस 0। कि अपन किसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन को जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उस वेक्टर का क्या लेते हैं अपन, डाइवर्जेंस लेते हैं। और अपने पास यहाँ डेल क्रॉस ए कोई मैग्नेटाइजेशन है एम और मैग्नेटाइजेशन इन द क्लॉज फॉर्म है, तो उस लोकलाइज रीजन के लिए, लोकलाइज्ड रीजन ऑफ एम, मतलब इंटीग्रेशन डेल डैश क्रॉस कैपिटल एम एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश d3 एक्स डैश टेंस टू टेक 0। ठीक है, कि करल का डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा, मतलब इनसाइड मीडियम के अंदर नॉट है अपने पास। ठीक है, अब अपने पास कौन सा इक्वेशन बच गया, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो देखिए डेल क्रॉस एम अपने पास यहां पर एक वेक्टर आइडेंटिटी फेनोमेना के अकॉर्डिंग अपन यदि इसको डेल डैश में चेंज, डेल को डेल डैश में चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ एक इक्वेशन को पहले अपने लिया था डेल क्रॉस और यहाँ से डैश हटा दूँ, तो डैश करने से चेंज होगा अपने पास इक्वेशन। अभी अपने पास एम डेल क्रॉस एम, डेल क्रॉस एम ही आ गया, प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं है, ये फंक्शन है अपने पास मान लो। अपन डेल को डेल डैश में चेंज करने के लिए नेगेटिव साइन चेंज करना पड़ेगा। कि यदि अपन इस इक्वेशन के अंदर ऊपर वाले जो इक्वेशन है डेल क्रॉस डेल एम को यदि साइन चेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन का और इस इंटीग्रेशन में यदि अपन देखो इस इंटीग्रेशन में डेल डैश एम और एम के दोनों के साथ में है, यहाँ डेल क्रॉस एम के साथ में है, यहाँ डेल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश के साथ में है, तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स डैश का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा,
डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है वो किस में होगा, नेगेटिव में चेंज होगा। तो अपने पास यहाँ साइन जो मिस्टेक है कि मैं यहाँ इस इंटीग्रेशन का इसका तो अपन टेक टू 0, सेकेंड इंटीग्रेशन तो फॉर द मैग्नेटाइजेशन, जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई डेल क्रॉस, इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, और एम एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश d3 एक्स डैश। दूसरा यहाँ इस इंटीग्रेशन में डेल डैश करने अपन प्राइम कोऑर्डिनेट में लेना चाहते हैं तो माइनस कर दो म्यू नॉट, तो माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट डेल डैश क्रॉस एम एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश d3। मतलब ये इंटीग्रेशन तो इस इंटीग्रेशन में करल प्राइम का फंक्शन नहीं है, इज नॉट 0। तो अपन केवल अपने पास फर्स्ट और लास्ट टर्म एग्जिस्ट होगी वेक्टर पोटेंशियल में। तो फर्स्ट लास्ट पहली टर्म तो क्या है, म्यू नॉट 4 पाई जे एक्स डैश d3 एक्स। सेकेंड इंटीग्रेशन बाय द फेनोमेना क्या हो जाएगी 0। तो लास्ट इक्वेशन डेल डैश में रहेगा क्रॉस एम एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश और d3 एक्स डैश। तो यहाँ पर अपन दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, इधर तो जे एक्स डैश उधर प्लस और डैम क्रॉस एम एक्स डैश अपॉन दोनों के साथ में कॉमन है एक्स डैश, दोनों इंटीग्रेशन को एक ही जगह लिख लिया d3 एक्स डैश। इधर क्या चल रहा है a एक्स डैश। ठीक, यहाँ पर जो इस साइन वाला चिन्ह है वो अपने पास, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करके समझाता हूँ। फर्स्ट में अपन वेक्टर आइडेंटिटी यूज की थी, मैं यहाँ पर जैसे लिखूँ कि डेल क्रॉस एम एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश इजकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डेल क्रॉस एम एक्स डैश प्लस एम क्रॉस एक्स डैश ग्रेडेंट 1 अपॉन, सॉरी इसका जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपोज आ रहा था साइन में, यानी पहले डेल में आएगा डेल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश क्रॉस एम एक्स डैश आएगा। तो इसको अपन साइन चेंज करने के लिए इसकी वैल्यू को उस साइड में कन्वर्ट, एम को पहले कन्वर्ट करने के लिए वो चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव, अपने पास ये चिन्ह है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। किसकी वजह से कि इसको जब अपन ये लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डेल क्रॉस एम एक्स डैश माइनस एम एक्स डैश क्रॉस ग्रेडेंट 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है, वो वेक्टर आइडेंटिटी के अंदर अपने पास क्रॉस मल्टीप्लेक्शन की मिस्टेक हुई थी। मतलब वो ऐसा लिखा जाता है कि वेक्टर क्रॉस a5 वेक्टर में हो तो 5 बाहर आ जाता है डेल क्रॉस a, लेकिन ग्रेडेंट ऑफ 5 क्रॉस a आएगा। ठीक है, फिर अपन पास एक के प्राइम कोऑर्डिनेट को उठाने इंटीग्रेशन में करें तो अपने पास वो जो एक सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन पॉजिटिव में बच जाएगा।
अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन एक ही आ गई। देखो अकॉर्डिंग टू पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन क्या होता है कि डेल स्क्वायर ए इजकल टू म्यू नॉट जे होता है, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश d3 एक्स डैश। तो मतलब अपने पास ये इक्वेशंस कहां से आती है, इज डिनोट बाय डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे से, कि अपने पास ये सॉल्यूशन है यदि ए का, देन वी डिफाइंड दिस इक्वेशन डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे। तो अपने पास ए बराबर इक्वेशन ये है, ए बराबर है, यहां एक नहीं दो टर्म है इसमें, तो यहां जे एक्स डैश में फंक्शन होता है लेकिन यहां केवल जे ही होता है, क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो ये भी एक्स का फंक्शन ही है। कि अपन इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसके लिए अपन इक्वेशन डेल क्रॉस बी या रिजल्टेंट फील्ड डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे करते हैं। प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका कंपैरिजन करने पर अपने पास यहां से इस इक्वेशन से भी क्या आउट होगा कि फॉर दिस मीडियम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, चाहे अपन फंक्शन ऑफ एक्स डैश नहीं एक्स का, यहां बी यदि एक्स का फंक्शन है तो प्लस प्राइम कोऑर्डिनेट जाएगा डेल क्रॉस एम। इस इक्वेशन से ये इक्वेशंस है तो अपन इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ प्राइम इंटीग्रेशन का है तो इसमें जे इंटीग्रेशन था अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो जनरली इस नोटिस क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू बी, और बी नॉट को मैं यहाँ डिवाइड दे दूँ माइनस डेल क्रॉस एम और इज इक्वल टू जी। म्यू नॉट का डिवाइड देके डेल क्रॉस एम वाले को इधर ले आए तो मैं लिखता हूँ डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम इज इक्वल टू जी। वेक्टर में है जे, यहाँ पर एम भी वेक्टर में है। जे इज द फ्री करंट डेंसिटी। तो जैसे अपन सिमिलरली फॉर द मैग्नेटाइज्ड मीडियम वी डिफाइन डेल क्रॉस एम इज इक्वल टू जे एम, मतलब मैग्नेटाइज करंट का रिलेशन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से होता है। तो सिमिलरली ये अपने पास जो फ्री करंट डेंसिटी है है कि मीडियम में मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी से रिलेशन होता है, तो उसी प्रकार फ्री करंट डेंसिटी का भी किसी एक वेक्टर से रिलेशन होता है जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड करते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी, वेयर एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अपने पास ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो एच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन का कंपैरिजन इस इक्वेशन से करें तो अपने पास आ जाएगा
बी अपॉन म्यू नोट माइनस एम इजकल टू एच। तो मतलब अपन B इजकल टू उस साइड में ले जाए तो म्यू नोट एम प्लस एच, और दिस इक्वेशन इज नॉन द इक्वेशन नॉन मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन। बी एम और एच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, उसको अपन मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास बी तो है मैग्नेटिक फील्ड, एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसके द्वारा अपन मैग्नेटाइजेशन करते हैं मीडियम को, और एम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H and M are have the same dimension but not equal to B, B के सेम नहीं होती है। तो H के कारण M इंड्यूस होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड M, मतलब यहाँ करंट से ये डायरेक्टली H की फील्ड से M इज रिलेटेड टू बॉन्ड करंट एंड H रिलेटेड टू फ्री करंट। तो फ्री करंट के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं तो मीडियम के अंदर कंसिस्ट एटम मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट कर देते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग करंट इंड्यूस हो जाती है। अपन वैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सच्चाई एम से नोट करता है। इसको अपन कैसे डिफाइन करें? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब अप्लाइड फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स एम इज प्रोपोर्शनल टू एच विथ लीनियरली, मतलब इसी के अलोंग डायरेक्शन कि इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, ना कि मैग्नेटिक फील्ड H। वो तो रिजल्टेंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B है, रिजल्टेंट यहाँ B होता है उस मीडियम का रिजल्टेंट जो बॉन्ड और फ्री दोनों करंट डेंसिटी से इंड्यूस हो। तो यहाँ एक रिलेशन आता है काई H नोट करते हैं इसको, काई M। ठीक है, तो मतलब यहाँ अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म M और H रिलेटेड होता है। एक दूसरा होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, सो म्यू से नोट करते हैं पारगम्यता। तो वो ये है कि जो अपने पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट M भी उतना ज़्यादा होगा, और M उतना ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अपने इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में डिफाइन करते हैं कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और यहाँ एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं B इजकल टू म्यू H फॉर द फ्री स्पेस
V इजकल टू होता है म्यू नॉट H। ठीक है, मतलब यदि कोई मीडियम नहीं है तो डायरेक्टली म्यू जो B है वो S पर डिपेंड होगा, मैग्नेटाइजेशन M0 होगा इसमें। फ्री स्पेस के लिए M इजकल टू 0। तो तो अपन एक रिलेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी भी डिफाइन करते हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी, इसको म्यू आर से नोट करते हैं। तो इज द रेशियो ऑफ मीडियम परमिबिलिटी टू वैक्यूम परमिबिलिटी। म्यू अपॉन म्यू नॉट को अपन रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखो इन सभी का रिलेशन अपन इस इक्वेशन से करते हैं। कैसे कि इसमें से H कॉमन लो, इधर डिवाइड दे दो। इस इक्वेशन को लिख रहा हूं B अपॉन H, तो म्यू नोट M अपॉन H प्लस 1 लिखते हैं सर। बाय डेफिनेशन BH इजकल टू म्यू, M प्लस H इज काई M प्लस 1। तो इस इक्वेशन को अपन यू लिख दें म्यू अपॉन म्यू नोट मतलब 1 प्लस काई M। तो इसको अपन म्यू आर लिख सकते हैं 1 प्लस काई M। ठीक है, ये अपने पास परमिटिविटी ऑफ एक मैग्नेटिक परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी रिलेशन फाइंड आउट बाय द मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन। ठीक है, तो अपन अपनी फ्री स्पेस में और मैग्नेटाइज मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है, मतलब डिपेंड ऑन द मीडियम मैग्नेटिज्म नेचर, मैग्नेटिक नेचर पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक नेचर मतलब डायमैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिज्म है या किस टाइप का मीडियम है उसके ऊपर अपन पास डिपेंड करता है, जिसमें अपन B और H पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिज्म के लिए तो लीनियरली आइसोट्रॉप होते हैं, बट फॉर फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट लीनियरली। फॉर डाया मैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस या मीडियम B इज लीनियरली प्रोपोर्शनल H, ये लीनियरली होते हैं। बट फॉर फेरोमैग्नेटिज्म मीडियम नॉट लीनियराइज्ड, जिसको अपन आइसोट्रॉफ अनआइसोट्रॉफ मीडियम कह सकते हैं, आइसोट्रॉपिक मीडियम।
मतलब वेयर बी इज द फंक्शन ऑफ एच, एक फाइनाइट फंक्शन होता है। और ये मैंने फंक्शन का भी पहले एक हम हिस्टेरेसिस लूप कि एच में और बी में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं कि पहले अपन ये मानते हैं कि इनिशियली मैक्सिमम सैचुरेट चार्ज हो जाता है, बाद में इसको अपन इंड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो वो एक फाइनाइट वैल्यू के ऊपर बी इज नॉट जीरो एंड एच इज इक्वल टू जीरो, अप्लाइड फील्ड जीरो कर दें तो वो जीरो नहीं होता है। तो ये क्या होता है, फिर एक फाइनाइट नेगेटिवली सैचुरेटेड हो जाता है जीरो, एक फाइनाइट कंडीशन बी के ऊपर जीरो होता है और फिर और करते हैं तो फिर सैचुरेट हो जाता है। तो ये फिर वापस अपन इसको डीमैग्नेटाइज कंडीशन में करें तो फिर वो जीरो नहीं होता है रिटेन टी, और फिर ये फाइनाइट वैल्यू के ऊपर जीरो होता है, फिर अपने पास ये सैचुरेशन कंडीशन करता है। तो इस टाइप बी और एच का मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन से एक कर्व बी एच कर्व बोलते हैं इसको, हाइस्टेरेसिस लूप बनता है। इसका एरिया डिनोट करता है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी कितनी लॉस होती है, इसका जो एरिया है। और वो एरिया जिस वाटर के लिए ज़्यादा होता है उसमें एसिस लॉस ज़्यादा होता है, और जिसमें कम होता है सॉफ्ट आयरन, जिसमें हाइस्टेरेसिस लॉस एनर्जी लॉस कम होता है। तो मतलब अब अपनी जो प्रॉब्लम्स है, पहले वाली जो दो प्रॉब्लम्स थी वो फ्री स्पेस प्रॉब्लम्स थी कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप या लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मीडियम नॉट कंसिडर, उसमें मीडियम के बारे में कोई कंसिडरेबल नहीं था। ठीक है, अब अपन मीडियम के अंदर अपन बात मैटर में करें तो मैटर में अपने पास एक एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजेशन करंट एग्जिस्ट होगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो आगे अपना क्या रहेगा टॉपिक, मैग्नेटो स्टैटिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इससे पहले अपन को बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी होगी। जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बाउंड्री कंडीशंस फॉर डी एंड ई के लिए डिफाइन करते हैं यूजिंग द मैक्सवेल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की नेचर को अपन इंटरनल रिलेटेड के बेसिस पर या करंट या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर मैक्सवेल इक्वेशंस डिजाइन करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन अपने पास इनकी नेचर को या इंटरनली इफेक्ट को या इनकी पॉजिटिव बिहेव को शो करती है। तो अपन पहले डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मीडियम बाउंड्री कंडीशन फॉर बी एंड एच। बाउंड्री पर बी की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी, मतलब कंटिन्यूस होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, या कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी होगी तो कितनी होगी। जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन फॉर डी एंड ई के लिए निकालते हैं, ई एंड डी, और प्रूव भी करते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट फॉर डी N1 is equal to Dn2 if medium is क्या हो, नो कंसिस्ट द फ्री चार्ज परपेक्चुअल डायरेक्ट्रिक हो, अदरवाइज तो अपने पास डिसकंटिन्यूटी आती है इसमें। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू सिग्मा, एन के मतलब बाउंड्री के नॉर्मल कंपोनेंट पर।
फ्री चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट हो तो। और दूसरा अपन ये प्रूव करते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट एट बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉट डी। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाउंड्री ऑलवेज कंटिन्यूस। तो इनका अपन डेरिवेशन एक्सपेंशन कहाँ से करते हैं? ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ अपने पास मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए सेकंड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जिनको यूज करके अपन क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि अपन को क्या डिफाइन करना है? बी और एस का इंटरफेस के ऊपर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करना है, जिसको अपन बाउंड्री कंडीशंस ऑफ बी एंड एच एट मीडियम की बात करते हैं। तो पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए यूजिंग सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, डेल डॉट वी जीरो, ऑलवेज जीरो होता है, टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन we take d top is equal to 0 ले सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको सरफेस इंटीग्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। एस इज द बाउंड्री ऑफ बाय विच इनक्लोज वॉल्यूम इज v, बट तो यहाँ पर वॉल्यूम v है मीडियम का, उसकी बाउंड्री के ऊपर जो सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन को उस वॉल्यूम की बाउंड्री के सरफेस इंटीग्रेशन के यूज कर सकते हैं यूजिंग बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? एक इंटरफेस मीडियम लेते हैं। ये कोई मीडियम का इंटरफेस है, इंटरफेस बाउंड्री है। इधर मीडियम फर्स्ट है, इधर दूसरा मीडियम है सेकंड। बोथ आर सेपरेट बाय इंटरफेस बाउंड्री एस। ठीक है, वो किसी भी टाइप के पैरेलल या स्पेरिकल किस टाइप में हो सकती है। इस इंटरफेस पर अपन एक क्लोज्ड एलिमेंट लें, जिस पर अपन जिसकी बाउंड्री पर अपन इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेटेड करें, लेकिन उसमें इस टाइप की क्लोज बाउंड्री लें जिस पर वो दोनों रीजन्स की फेनोमेना वो एग्जिस्ट हो। तो अपन नॉर्मली इसके नॉर्मल एक पिल बॉक्स, सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कॉलम एलिमेंट की बात करते हैं। एट बाउंड्री एंड नॉर्मल ऑफ इट्स इज लेंथ परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। क्या कंडीशन लिया? अपने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ इट्स लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। तो यहाँ लेंगे तो इस साइड में, यहाँ लेंगे तो इस साइड में, बाउंड्री पर परपेंडिकुलरली लेंथ का ले लेते हैं। इसकी लेंथ इज सो मच लेस या नेग्लिजिबल, बट बोथ आर सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन डिफरेंट मीडियम। इसके दो सर्कुलर मीडियम है, सर्कुलर सरफेस हैं, वो दोनों अलग अलग मीडियम में होनी चाहिए। इसने एक तरफ लेंथ कम कर दी, एक तरफ ज़्यादा कर दी सिमेट्रिक फॉर्म में, और लेंथ क्या कर ली? नेग्लिजिबल। तो इस के ऊपर जो नॉर्मल सरफेस की डायरेक्शन इस पर इस साइड में होगी, यहाँ इसकी सरफेस की डायरेक्शन ये होगी। सरफेस क्रॉस सेक्शन साथ सेम, और ऑल द बाउंड्री इंटरफेरेंस पे करेंगे तो दोनों का एरिया फिर सेम। तो क्या कर लिया पहले अपने? उस इंटरफेस बाउंड्री पर नॉर्मल एक सिलेंड्रिकल कॉलम एज्यूम कर लिया। तो क्या करेंगे?
taking the integration on the boundary of this pillbox या cylindrical column, this equation, कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड करते हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस pillbox। तो यहां पर अपन इसके सरफेस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं कि ऑन pillbox पर P डॉट डी एस। पहले तो अपन दो पार्ट कैसे बना लेते हैं कि एक तो इसका सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, जहां B डॉट डी एस दोनों पार्ट में हो सकता है वो, प्लस दूसरा सर्कुलर पार्ट पर P डॉट डी एस। अब क्लोज नहीं आएगा, यहाँ ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस को दो टाइप की क्लोज सरफेस में चेंज कर दिया, दो सरफेस में चेंज कर दिया बाय दिस कमांड एक क्लोज बाउंड्री, कि सर्कुलर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ दिस pillbox और सर्कुलर पार्ट ऑफ pillbox। तो पहले तो अपन B के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए बात करें, तो टेंजेंशियल करें तो सर्कुलर पार्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और नॉर्मल लेंगे तो कि कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा कि अपने पास सिलेंड्रिकल वाले एरिया की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, जबकि सर्कुलर वाले की नॉर्मल है। तो मतलब फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए तो सरफेस इंटीग्रेशन एट सिलेंड्रिकल बाउंड्री इज 0 बिकॉज B परपेंडिकुलर टू ds। सिलेंड्रिकल सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड का, तो और जबकि सिलेंड्रिकल सरफेस की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल 90 डिग्री होने से डॉट क्या हो गया जी। अब सर्कुलर इंटीग्रेशन बचा। अब उस सर्कुलर इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक इन मीडियम सर्कुलर पार्ट इन मीडियम फर्स्ट और दूसरा सर्कुलर पार्ट इन मीडियम सेकेंड। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज द B1 ऐसे है, और दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज टू B2। सेकेंड मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B2, और फर्स्ट में कितना है B1, और डायरेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू टू मीडियम, बट एरिया ऑफ दीज सर्कुलर पार्ट्स इन फर्स्ट मीडियम इज ऑपोज टू B1 बट इन B2 इज पैरेलल टू B2। तो सरफेस इंटीग्रेशन में जो डॉट वाले डायरेक्शन में एक में नेगेटिव आएगा B1 में, B2 में पॉजिटिव रहेगा, B1 और B2 हो जाएंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये तो हो गया 0, और सेकंड को दो पार्ट में चेंज कर लेते हैं कि B2 ds माइनस, लेकिन B2 भी कौन सा पार्ट नॉर्मल पार्ट B को B2n और B1n ds, और नेगेटिव चिन्ह क्यों आया कि उस पर एरिया की डायरेक्शन B1 इन नहीं B2n है, अरे B1n है, n नॉर्मल कंपोनेंट को बता रहा है, ठीक है। और यहां दोनों पैरेलल थे इसलिए डॉट हट गया, यहां एंटी पैरेलल थे इसलिए माइनस आ गया, ठीक। तो मतलब इसको अपन लिख सकते हैं B2n माइनस B1n ds इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास 0 अकॉर्डिंग टू द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, कि अपने पास इसका सरफेस इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में इसके इक्वल टू क्या था 0। तो देखो ds इज इक्वल टू नॉट 0, कोई सरफेस एलिमेंट बाउंड्री एग्जिस्ट है तो बाय मीन्स इट्स इंटीग्रेट B2n B1n
इजकल टू शुड बी 0, तो ये 0 होना चाहिए। तो मतलब अपने पास एक कंडीशन आ गई कि B2n बराबर B1n एट बाउंड्री। दो अलग अलग मीडियम थे और उसकी बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो गई कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरफेस बाउंड्री इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, नॉट इफेक्ट या नॉट हैव मीनिंग या नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम नेचर ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री की मीडियम नेचर पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो दोनों तरफ मैग्नेटिक मीडियम है या कोई कंडक्टर मीडियम है या मान लीजिए कोई इंसुलेटर मीडियम है, किसी भी टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मीडियम हो, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट एट द इंटरफेरेंस बाउंड्री ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन रिटर्न कर लो, एक बार फिर लिखा देता हूं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरफेस बाउंड्री इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ऑलवेज का मतलब कोई मीडियम से मान लो कि डायलेक्ट वो मैग्नेटाइज्ड है, पैरामैग्नेटाइज या डायमैग्नेटाइज या फेरामैग्नेटाइज है, इसका कोई इफेक्टेंस नहीं होगा, हमेशा ही क्या होगा, नॉर्मल 0 कंटिन्यूस होगा। मतलब सेकंड, second boundary condition using third Maxwell equation। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ, थर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगी। कौन सी है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इजकल टू जे प्लस, ये तो एक एक्स्ट्रा करंट भी है अपने पास में, म्यू नोट जो एप्सिलॉन नोट अपन नोट करते हैं, तो एप्सिलॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर, या डी में नोट कर देते हैं तो डायलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी ई आ जाता है। मतलब ये दूसरा जो फैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट करंट पार्ट को डिनोट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कंसेप्ट होती है। अदरवाइज अपने पास यदि अपन फैराडे लॉ को, एम्पियर लॉ को यूज करें तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग तो अपने पास जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो होनी चाहिए डेल क्रॉस एच बराबर जे इन द मीडियम, देयर नो एच इज स्टैटिक हो, मतलब फील्ड इज नॉट वेरिंग, मतलब टाइम वेरिंग फैक्टर नहीं हो, टाइम वेरिंग पार्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में ओनली डेल क्रॉस एच बराबर क्या होता है, जी। ठीक है, तो मतलब यदि टाइम वेरिंग पार्ट होता है तो ही अपन इस पार्ट को अपन इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज अपन रिमूविंग कर देते हैं। तो देखो इस इक्वेशन का भी अपन क्या करते हैं, एच के साथ में एच कंपोनेंट के लिए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वो अपन इंटरफेस बाउंड्री दोबारा एज्यूम करते हैं, ऐसे है इधर मीडियम फर्स्ट है, इधर मीडियम सेकंड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड मान लें कि H1 है, इधर क्या है H2 है, और ये लेके चल रहे हैं H1 और इधर है H2, 1 से सेकंड। तो इस बाउंड्री के ऊपर अपन एक क्लॉज जो करल का सरफेस इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो अपने एक लूप सरफेस इंटीग्रेशन को फिर लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस बाउंड्री पर एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम करते हैं पैरेलल टू बाउंड्री। अब बाउंड्री यूं है तो पैरेलल अपने पास लूप ये कि एक पार्ट उसका मतलब उसकी जो अपने पास उसकी जो बोलते हैं विड्थ वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए बाउंड्री के, ठीक है। और
बाउंड्री के पैरेलल टेंजेंशियल दो टाइप की हो सकती है, जैसे ये बोर्ड है, इस पर पैरेलल, ये डायरेक्शन पैरेलल है, ये डायरेक्शन पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल है। तो अपन करंट अपने यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन के बेसिस पर नोट करते हैं ये, ठीक है। तो बाउंड्री के ये अपनी जो बाउंड्री सरफेस यू दिख रही है और अपन ने इसके पैरेलल यू मान लिया, ठीक है। अब एक यू मानेंगे तो भी अपन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो उसकी लेंथ का इफेक्ट होगा, डायमीटर लेंथ रेक्टेंगुलर लूप अपन करंट डिस्ट्रीब्यूशन लूप की डायरेक्शन में मांगेंगे। तो मान लें कि अपने पास इस लूप पर, इसको नाम दे देते हैं P Q R S, क्या मान लिया अपने, बाउंड्री पर पैरेलली, बाउंड्री के पैरेलली एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी विड्थ सो नेग्लिजिबल बट बोथ आर लेंथ पार्ट्स आर इन डिफरेंट मीडियम, की लेंथ थोड़ी इतनी होनी चाहिए कि इसके दोनों लेंथ पार्ट है वो अलग अलग मीडियम में हो और उस बाउंड्री के पैरेलल हो। तो एच का अपन क्या करेंगे, इस पर लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस लूप के सरफेस इंटीग्रेशन पर इसी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को इंटीग्रेटेड कर दें तो बाद में अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड कर दें तो अपने पास यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो लाइन इंटीग्रेशन में स्टोक्स थ्योरम से चेंज कर लेंगे। तो क्या कर लिया अपने, एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम कर लिया बाउंड्री पर पैरेलल टू द बाउंड्री ऑफ इट्स विड्थ आर सो नेग्लिजिबल, इसकी विड्थ बहुत कम है और लेंथ पार्ट इन द डिफरेंट मीडियम में है, ठीक है। अब H1 के टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे अपन, वहाँ B के नॉर्मल तो B से नोट कर लिया था। तो मान लें इस डायरेक्शन में H2T और इस डायरेक्शन में है H1T पार्ट, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मान लिया दोनों को। तो पहले टेकिंग द सरफेस इंटीग्रेशन ऑन दिस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ एरिया दिस रेक्टेंगुलर लूप, इस रेक्टेंगुलर लूप के एरिया पर इस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रेटेड कर देते हैं। तो लिख दिया आपने, बाउंड्री एज्यूम कर ली, डेल क्रॉस H डॉट ds, ओपन रहेगा सरफेस का लूप का, J डॉट ds, मैं यहाँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट है, E डॉट ds,